A very good morning to all my dear students. Till yet, we have discussed the meaning, features, and core merits of cooperative organizations, right? Before cooperative organizations, we have already completed many parts. Now, we are going to discuss the remaining merits of cooperative organization. Give me a second. Have a look. Cooperative organizations क्या होती है? Cooperative organizations ऐसी organizations है जिसमें people join mutually to just help one another, right? We have already discussed that these are the organizations where the main motive is mutual help rather than earning profit. Then we have discussed that it is a voluntary organization where the registration is 100% compulsory. Registration क्या है? 100% compulsory है. अब देखिए यहाँ पे हमने voluntary association, legal status, limited liability of members, controlled by the people elected by all the members, service motive and equal voting rights. These are the points we have already covered. फिर हमने ये भी पढ़ा था मैरिट्स में कि वन मैन वन वोट का सिस्टम है यहाँ पे. वन मैन वन वोट, एक पर्सन एक ही वोट दे सकता है, उससे ज्यादा वोट वो नहीं दे सकता. इस चीज को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था. उसके बाद में देखिए हमने पढ़ा कि लायबिलिटी कैसी रहती है, सबकी लिमिटेड, यानी इन केस ऑफ लॉस उनको कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी. दे विल हैव टू कंट्रीब्यूट, दे विल सफर द लॉस ओनली अप टू द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम. उससे ज्यादा उनको कुछ भी सफर नहीं करना है. फिर आगे देखिए स्टेबल एग्जिस्टेंस. कोऑपरेटिव सोसाइटी की एग्जिस्टेंस स्टेबल है, यानी मेंबर्स की डेथ से इसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, सोसाइटी की एग्जिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. मेंबर्स में कम एंड गो बट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो एग्जिस्ट करेगी क्योंकि इसका एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन है. वी हैव डिस्कस्ड कि इसकी एक अलग से लीगल स्टेटस है, तो ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलता रहेगा. इकोनॉमिकल है, ये लास्ट हम उस दिन पढ़ रहे थे, राइट? इस पॉइंट पे हमारी क्लास एंड हुई थी लास्ट वाली. इसमें हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स खुद ही काम कर देते हैं सोसाइटी का, वही लोग मिलके क्या करते हैं, डीलिंग करते हैं. और हमने पढ़ा था वो मिडिल मैन को एलिमिनेट करके डायरेक्ट परचेजिंग करेंगे. डायरेक्ट हमने फैक्ट्री से परचेज किया तो हो सकता है हमें कम कॉस्ट पे सामान मिल जाए, और जब ऐसा होगा तो अल्टीमेटली हम कॉस्ट सेव कर पाएंगे. इकोनॉमिकल का मीनिंग होता है कॉस्ट सेविंग, जहाँ पे कम पैसे में आप ज्यादा बेनिफिट ऑब्टेन कर सकते हो, उसको इकोनॉमिकल कहा जाता है. तो यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसकी फंक्शनिंग काफी ज्यादा इकोनॉमिकल है, राइट? आगे देखिए मेरिट्स का फिफ्थ पॉइंट, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट. इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. ये आपको बताना चाह रहे हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस आर सच ऑर्गेनाइजेशन जिसको गवर्नमेंट से बहुत सपोर्ट मिलता है. क्यों? आप सोचिए, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट? इट इज ऑलवेज टू प्रमोट मोर एंड मोर सोशल वेलफेयर, राइट? गवर्नमेंट का एक ही ऑब्जेक्टिव है, सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना. ओके ना, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ cooperative society? Again they are also having the objective of mutual help, एक दूसरे की हेल्प करना, यही इनका ऑब्जेक्टिव है. तो ऐसे में अगर हम बात करें कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जब ऑपरेट करती है तो वो गवर्नमेंट का वर्क इजी बना देती है, गवर्नमेंट का वेलफेयर ऑब्जेक्टिव अच्छे से अचीव कर पाते हैं हम उसकी वजह से. और इस वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, इनको बहुत सारे कंसेशंस और रिबेट्स भी देती है. जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको गवर्नमेंट से कंसेशन और डिस्काउंट्स मिलते हैं, चाहे वो टैक्सेस के केस में हो, चाहे वो लैंड परचेज, बहुत सारे अलग अलग फील्ड में. अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है. These organizations can get raw material etc at subsidized rate. Government offers loans at lower rate of interest and on easy terms and conditions to cooperative organizations. ये कह रहे हैं इन organizations को रॉ मटेरियल वगैरह बहुत ही इजीली सब्सिडाइज रेट पे मिल जाता है. सब्सिडाइज रेट का मीनिंग है डिस्काउंटेड रेट, काफी डिस्काउंट्स इनको मिलते हैं. प्लस अगर इनको बैंक लोन लेना है तो गवर्नमेंट इनके लिए लोअर इंटरेस्ट रेट सेट करती है, यानी इजी टर्म्स एंड कंडीशंस पे दे कैन ऑब्टेन द लोन्स फ्रॉम बैंक. तो ये भी काफी बेनिफिट.
So you have to keep it in your mind that because government is having a main motive of promoting welfare and the same is the objective of cooperative society. Government क्या करती है? Cooperative society को अपना support भी देती है. Ramdayal, you are supposed to ask your doubts personally after the class. In between the class, I am not unmuting any of the students. Now, easy to form. Easy to form कह रहा है that formation of this form of business is quite simple. बहुत आराम से हम ऐसे business को set up कर सकते हैं. सिर्फ किसकी जरूरत है? 10 adult member. You have to keep it in your mind कि minimum 10 लोग होंगे तो ही ये सोसाइटी फ्रेम होगी, अदरवाइज ये सोसाइटी फ्रेम नहीं हो सकती. 10 people जब तक नहीं होंगे तब तक नहीं स्टार्ट कर सकते. बट स्टार्टिंग द सोसाइटी इज क्वाइट सिंपल, बहुत इजीली स्टार्ट करेंगे. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है इजी सा, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है. 10 लोग जिनका कॉमन इंटरेस्ट है वो मिले, आपस में पैसा कंट्रीब्यूट करें और फॉर्म को रजिस्टर करवा के स्टार्ट कर दें. नेक्स्ट वन, ओपन मेंबरशिप. मेंबरशिप सभी के लिए ओपन है. इट मींस ईच एंड एवरी वन, any person of the society of any caste, any creed, any gender can become a part of cooperative society. यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग ही बन सकते हैं. नो, सभी कास्ट के लोग इस सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं. जब उनको लगता है कि अब उनको इसका पार्ट नहीं रहना तो वो सोसाइटी को लीव भी कर सकते हैं. यानी ज्वाइनिंग एंड लिविंग द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द विल एंड विश ऑफ द पीपल. अब देखिए ये फ्लो चार्ट देख लीजिए और आप बताइए मैरिज के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है. नंबर 1, इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस. इट मींस वन मैन वन वोट. ओके, वेदर अ पर्सन, किसी ने बहुत पैसा लगाया है तो भी एक ही वोट देगा, किसी ने थोड़ा सा पैसा लगाया तो भी एक ही वोट देगा. लिमिटेड लाइबिलिटी, कुछ भी हो जाए आपके घर की एसेट्स पे क्लेम नहीं होने वाला है. स्टेबल एग्जिस्टेंस, मेंबर्स की डेथ भी हो जाए 2-3 मेंबर की तो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जिस्टेंस अफेक्ट नहीं होगा. नेक्स्ट, इकोनॉमिकल फंक्शनिंग, बहुत ही कॉस्ट सेविंग तरीके से ये लोग काम करते हैं. नेक्स्ट, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, इनको गवर्नमेंट का काफी सपोर्ट मिलता है. क्यों? क्योंकि ये म्यूचुअल हेल्प कर रहे हैं. नेक्स्ट, इजी टू फॉर्म, इजीली स्टार्ट हो जाएगा विद 10 अडल्ट मेंबर्स. एंड ओपन मेंबरशिप, मेंबरशिप सभी के लिए क्या है? ओपन है, हर कास्ट के लोगों के लिए. चलिए, अब जिसके मैरिट्स हैं उसके डीमेरिट्स तो होंगे ही डेफिनेटली, है ना. कॉइन के दोनों पार्ट्स रहने वाले हैं. तो लिमिटेड कैपिटल. अब सुनिए ध्यान से, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई किस लोगों ने? उन्हीं लोगों ने बनाई है जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और इन लोगों के लिए कोई कंपल्शन नहीं है सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करना. जैसे कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है, आप थोड़ा पैसा देके भी पार्ट बन सकते हो और आप चाहो तो ज्यादा भी पैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हो. यानी कैपिटल की कोई अमाउंट फिक्स नहीं होती कि आपको इतना कैपिटल देना ही पड़ेगा तभी हम आपको अपनी सोसाइटी का पार्ट बनाएंगे. नो, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो देखिए व्हाट इज रिटन ओवर हियर. The cooperative organization is formed by the people who have limited resources and there is no compulsion to contribute some minimum amount of capital to become a member. मेंबर बनने के लिए कुछ मिनिमम कैपिटल देना जरूरी नहीं है. वही लोग जुड़ते हैं जिनके पास कम पैसा है. अब प्लस एक प्रिंसिपल भी तो है, वन मैन वन वोट. आपने जितना भी पैसा दिया आपके पास वोटिंग राइट तो इक्वली. तो ऐसे में लोग ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते. उनको लगता है जब ज्यादा पैसा देके हम पावरफुल ही नहीं बन रहे तो हम क्यों ज्यादा पैसा लगाएं, हम भी कम ही पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे. तो ये कह रहे हैं द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट आल्सो डिस्करेजेस पीपल to invest more. So cooperative organizations always face a shortage of capital due to low rate of return. ये कह रहे हैं वन मैन वन वोट का टारगेट चलता है तो इससे लोगों को लगता है कि ज्यादा पैसा देने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई कितना भी पावरफुल हो वो ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके पास सेम अथॉरिटी रहने वाली. ठीक है. नेक्स्ट, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट. ध्यान से समझिए. कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब जैसे हमने उस दिन गोकुलधाम सोसाइटी में अब्दुल चला गया था तो एक शॉप ऑपरेट कर ली थी, राइट. अब क्या शॉप वालों को राशन की दुकान चलानी आती है क्या? नहीं. सोसाइटी के मेंबर्स ने आज तक कभी ग्रोसरी आइटम की शॉप ऑपरेट नहीं की है तो उनको उसको मैनेज करना नहीं आता है. दे आर नॉट द एक्सपर्ट पीपल. ठीक है. तो वो एक्सपर्ट नहीं है तो डेफिनेटली जब वो मैनेजमेंट करेंगे तो कुछ ना कुछ कमियां रह जाएगी. इनएक्सपीरियंस पीपल होंगे.
प्लस ये एक्सपर्ट हायर भी नहीं कर सकती क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं होता कि ये एक्सपर्ट को हायर करके उसको सैलरी दे सके। तो सैलरी जितना पैसा भी इनके पास नहीं, जिसकी वजह से इनका मैनेजमेंट कैसा रह जाता है, इनएफिशिएंट रह जाता है, मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा एफिशिएंसी नहीं आ पाती। हैव अ लुक व्हाट इज रिटन ओवर हियर फॉर यू। The cooperative organization is managed by its members only. Generally, all the activities are performed by members only. These members are not professional experts. ये members professional experts नहीं होते. They are inexperienced persons. The cooperative organization cannot afford to pay high salary to professional and qualified people. ये लोग inexperienced है और high qualified people को हम अपॉइंट नहीं कर सकते क्योंकि सैलरी देने जितना पैसा नहीं है। तो अल्टीमेटली हमें मैनेजमेंट में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए आगे क्या गिवन है आपको। लैक ऑफ सीक्रेसी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने भी अफेयर्स हैं उनका ओपन डिस्कशन होता है मीटिंग में, और मीटिंग में सब मेंबर्स होते हैं तो सबको पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है। सीक्रेसी नहीं बनी रहेगी। सीक्रेसी पार्टनरशिप और सोल ट्रेड में, यहाँ पे नहीं। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, ये समझिए ध्यान से, अगर कोई आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देगा तो डेफिनेटली वो आपकी एक्टिविटीज को कंट्रोल भी करेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी यही चीज है कि गवर्नमेंट से इनको बहुत सारे कंसेशंस और बेनिफिट्स मिलते हैं, तो इन रिटर्न गवर्नमेंट क्या करती है, इनके लिए रेगुलेशंस और कंट्रोल्स भी लगाती है। गवर्नमेंट इनके ऊपर हैवी रेगुलेशन और कंट्रोल लगाती है। अब ये जरूरी हो जाता है हर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कि वो अपने अकाउंट्स सबमिट करे रजिस्ट्रार को। उनको क्या करना होता है, अपने अकाउंट्स को चेक करना होता है। ठीक है, अपने अकाउंट्स की ऑडिटिंग करवानी है और वो ऑडिटिंग करवा के अपने अकाउंट्स को क्या करना है, सबमिट करवाना है। और ये सारी रेगुलेशंस जो है इसकी वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ वर्क नहीं कर सकती। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। Because government is helping the societies, government will be putting various restrictions on the working of society. देखिए लिखा हुआ क्या है, लैंग्वेज में रीडिंग करते हैं। As cooperative societies get various concessions and benefits from the government, in return there is excessive government regulation and control. It is essential for a cooperative organization to get such accounts audited by the auditors of cooperative department and to submit its accounts with the registrar. अकाउंट्स की ऑडिटिंग करवानी भी कंपलसरी है और अपने अकाउंट्स को सबमिट करना भी कंपलसरी है। आप अगर ये नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी सोसाइटी पे गवर्नमेंट कुछ फाइन्स और पेनल्टीज लगाना स्टार्ट कर देगी। लास्ट वन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द मेंबर। सब लोग अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग ओपिनियन के हैं, अलग अलग थिंकिंग के हैं। ऐसे में अगर हम बात करें कि कोऑपरेटिव सोसाइटी स्मूथली वर्क कर लेगी तो ये पॉसिबल नहीं है। घर पे भी हमारी लड़ाई हो जाती है ना, हम अगर 2-3 ब्रदर एंड सिस्टर है तो डेफिनेटली बहुत बार हमारे ओपिनियंस मैच नहीं होते हैं और उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो वही कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी होता है। काफी बार क्या होते हैं, मेंबर्स के अंदर डिस्प्यूट्स हो जाते हैं क्योंकि सब अलग अलग सेक्शन से आए हैं, सबकी अलग अलग थिंकिंग है, अलग अलग ओपिनियन है। ऐसे में अगर कोई एक मेंबर रिजिड एटीट्यूड फॉलो करता है, जैसे मैंने कहा ये काम ऐसे नहीं करके ऐसे ही करना है और आप सब एग्री नहीं है, मैंने कहा नहीं ऐसे ही करना पड़ेगा, तो रिजिड एटीट्यूड हो गया। ऐसे में आपकी और मेरी क्या हो सकती है, लड़ाई हो सकती है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। Quite often the disputes arise among the managing committee and the members in cooperative organization. The members are from different sections of society. They may have difference of opinion, and if any member follows rigid attitude, it can lead to conflict and disputes. अगर सब अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग वे के हैं, तो अगर कोई एक rigid attitude follow करता है तो इससे conflict और disputes बहुत जल्दी होंगे। जनरली अगर किसी मेंबर का सेल्फिश और डोमिनेटिंग मोटिव रहा तो वो सर्विस मोटिव को भूल जाएगा और सर्विस मोटिव को भूलते ही ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। चलिए, एनीवन एनी कंफ्यूजन अप टू दिस पार्ट? किसी को लग रहा है कि कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो बताइए।
ऑल राइट, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। Till yet we have discussed the meaning, features, merits and demerits of cooperative society also. अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। कितने तरीके की कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस है, देखिए आपके सिलेबस में 6 है। वैसे तो बहुत सारी होती है, लेकिन हमें यहाँ पे कितनी टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस पढ़नी है? 6। कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, नाम से ही पता चल रहा है कंज्यूमर्स की है, कंज्यूमर्स मिलके बनाएंगे। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर्स मिलके बनाएंगे। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, जिनको अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है वो लोग बनाएंगे। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, जिनको मार्केट से लोन लेने में प्रॉब्लम हो रही है वो लोग बनाएंगे। कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, फार्मर्स मिलके बनाएंगे। एंड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जो अपने इंडिविजुअल लेवल पे अपने इंडिविजुअल हाउसेस नहीं सेट कर रहे वो बनाएंगे। इज इट ओके टू एवरीवन? चलिए आगे देखिए, इसको रीड करते हैं, ये सबसे सिंपल सा पार्ट। कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? जैसे हमने बात की थी ना, हमने गोकुलधाम सोसाइटी का एग्जांपल डिस्कस किया था। गोकुलधाम सोसाइटी में क्या हुआ था, जो कंज्यूमर्स थे सारे, जो सोसाइटी के लोग हैं वो कंज्यूमर्स थे। उनको लग रहा था कि अब्दुल की जगह जो शॉप ओनर आया है वो हमें अच्छी क्वालिटी के गुड्स नहीं दे रहा है। तो ऐसे में ऑल द कंज्यूमर्स कोलैबोरेटेड और उन्होंने मिलकर क्या किया, एक सोसाइटी सेटअप। तो वही चीज यहाँ पे लिखी थी, हैव अ लुक। This society consists of consumers who join together to eliminate the middleman. Middleman कौन होता है? होलसेलर या फिर रिटेलर। मिडलमैन किसको कहते हैं? होलसेलर या रिटेलर। तो होलसेलर या रिटेलर अपना प्रॉफिट मार्जिन रखता है, हम उनको एलिमिनेट करने के लिए आपस में कंबाइन हो जाते हैं। Now have a look what is written over here. The consumers cooperative societies purchase goods directly from manufacturer and sell them to the members at reasonable price. इस सोसाइटी में गुड्स परचेज किए जाएंगे डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और सेल किसको कर दिए जाएंगे? मेंबर्स को भी। और प्राइस क्या रखी जाएगी? रीजनेबल। हमेशा आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट फैक्ट्री से परचेज करेंगे तो रेट कम रहेगी। होलसेलर और रिटेलर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके सेल आउट करते हैं, तो डायरेक्ट परचेजिंग करेंगे तो रेट कम रहेगी, तो मेंबर्स को रीजनेबल रेट पे प्रोडक्ट सेल किया जा सकता है। आगे देखिए, the profit of the store is distributed among all the members as dividend on the capital and bonus in proportion to their purchases during the year. ये कह रहे हैं अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुछ भी प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट सोसाइटी के मेंबर्स को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा डिविडेंड के फॉर्म। जितना पैसा उन्होंने लगाया उस पैसे के अकॉर्डिंग उनको क्या दे दिया जाएगा? डिविडेंड दे दिया जाएगा। उस अमाउंट के अकॉर्डिंग उनको डिविडेंड दे दिया जाएगा। और बोनस किस रेशियो में गिवन होगा? बोनस दिया जाएगा हमेशा लोगों को जितना उन्होंने डीलिंग की है सोसाइटी में, क्योंकि जो ज्यादा डीलिंग करेगा उसकी वजह से ज्यादा प्रॉफिट होगा, राइट? जिसने ज्यादा डीलिंग की सोसाइटी में वही तो ज्यादा प्रॉफिट क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे में बोनस दे दिया जाएगा उसको उसी रेशियो के अकॉर्डिंग। किस रेशियो के अकॉर्डिंग? जितना उन्होंने परचेज किया। यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड, अंडरलाइन कर लीजिएगा आप इसको। मैं आपको जब भी 1 मार्क क्वेश्चन सेंड करूंगी तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, बोनस इज गिवन टू द मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन प्रोपोर्शन टू देयर डैश। तो क्या आएगा डैश में? डैश में आएगा इन प्रोपोर्शन टू देयर परचेजिंग मेड ड्यूरिंग द ईयर। आगे देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉर्मिंग कंज्यूमर ensure steady supply of essential goods, यानी रेगुलर सप्लाई। जितने भी एसेंशियल गुड्स हैं, जितने भी एसेंशियल्स हैं, वो अगर रेगुलर बेसिस पे नहीं मिल रहे हैं तो हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी सेट करके अपने मेंबर्स के लिए वो रेगुलर सप्लाई इंश्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू सप्लाई गुड्स एट रीजनेबल प्राइस बाय एलिमिनेटिंग द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ मिडलमैन। मिडलमैन अवॉइड करके रीजनेबल रेट्स पे गुड्स सप्लाई करना। और नंबर 3, टू सप्लाई द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ हाई क्वालिटी। अगर कोई मिलावट वाला सामान बेच रहा है तो उसको एलिमिनेट करके अच्छी गुड क्वालिटी का सामान लोगों को अवेलेबल करवाना, ये इसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। यहाँ तक सबको समझ में आया? सेकेंड वन, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी किसने बनाई होगी? प्रोड्यूसर्स ने। जैसे कंज्यूमर वाली कंज्यूमर सेट कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर वाली प्रोड्यूसर सेट करेंगे, बट दो पर्पस हो सकते हैं अलग अलग। देखिए क्या,
This society consists of small producers who individually find it difficult to procure the inputs and get machinery and latest technology. ऐसे प्रोड्यूसर जिनको लग रहा है कि इंडिविजुअली वो इनपुट्स नहीं खरीद पा रहे. अब सपोज हम बात कर रहे हैं, एक विलेज है, ठीक है. अब उस विलेज में 4 लोग ऐसे हैं जिनकी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है. उन इंडस्ट्रीज के लिए उनको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, बट बहुत कम रॉ मटेरियल चाहिए होता है. ऐसे में उनको लगता है कि वो खुद अर्बन एरिया तक जाके, सिटी या टाउन तक जाके रॉ मटेरियल खरीद के लाते हैं, तो बहुत कॉस्टली पड़ता है उनके लिए. तो वो चारों मिलके आपस में एक ही बार जाके कॉमन जगह से अगर रॉ मटेरियल लेंगे तो हो सकता है उनको डिस्काउंट मिल जाए. तो ऐसा भी किया जा सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में. सो हैव अ लुक व्हाट इज रिटन ओवर हियर. There are two types of producers cooperative. Number one, the one which provide raw material, input, machinery, etc., so that producer can concentrate on production. कुछ cooperative societies ऐसी होती है जिसमें क्या किया जाता है, raw materials की availability दी जाती है कि आप यहाँ से raw material purchase कर सकते हो डायरेक्ट, बहुत ही easy terms पे, ताकि आपका सारा फोकस किस पे हो, प्रोडक्शन पे. आपको रॉ मटेरियल अरेंजमेंट से रिलेटेड टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े. और सेकंड ऐसा जिसमें रॉ मटेरियल तो प्रोड्यूसर अपने आप ले लेते हैं. ये ऐसी सोसाइटीज होती है जो प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट को सेल करने का काम करती है. सेलिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोड्यूसर, है ना, ये काम जो करती है वो होती है कोऑपरेटिव प्रोड्यूसर सेलिंग सोसाइटी. तो देखिए बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है. The one which sells the goods produced by these producers. प्रोड्यूसर्स ने जो बनाए उनके गुड्स को सेल आउट करना जिसका काम होगा वो सेकेंड फॉर्म है. अब देखिए क्या लिखा हुआ है. अगेन द प्रॉफिट ऑफ प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द proportion to the goods sold by each member of society. जितना आप सेल करोगे उस रेशियो में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा. क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. नंबर वन, इनपुट्स को रेगुलर बेसिस पे अवेलेबल करवाना, प्रोड्यूसर्स को जो जो इनपुट चाहिए वो अवेलेबल करवाना. नंबर टू, प्रोड्यूसर्स को लेटेस्ट मशीनरी और न्यू टेक्नोलॉजी अवेलेबल करवाना. नंबर थ्री, गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेल इजी करवाना. एंड नंबर फोर, प्रोड्यूसर्स को हेल्प करना कि वो सारा फोकस किस पे कर सके, अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज पे कर सके. शो मी अ थम्स अप इफ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. बहुत इजी सा टॉपिक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा. चलिए, तो आज के लिए जो मैं आपको प्रैक्टिस एक्टिविटी फॉरवर्ड करूंगी उसके आंसर्स मुझे आप सभी की साइड से चाहिए. ओके, आई विल बी फॉरवर्डिंग यू अ प्रैक्टिस एक्टिविटी ऑफ 10 क्वेश्चंस. उन 10 क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे आप सबकी साइड से चाहिए. एंड मुझे नोट्स भी आप जल्दी से फॉरवर्ड करें. आई होप आप सब नोट्स साथ साथ में बना रहे हैं. अभी तक मुझे रेगुलर बेसिस पे जो बच्चे नोट्स सेंड कर रहे हैं उनका रेशियो थोड़ा सा कम है. तो आप सभी अपने अपने नोट्स अगर आपने बना लिए हैं तो फॉरवर्ड जरूर करें. टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज में अगर हम आगे बढ़े तो थर्ड सोसाइटी है हमारी कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी. कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी में अगर हम बात करें तो ये ऐसी सोसाइटी है. मार्केटिंग का क्या मतलब होता है पहले ये समझिए. मार्केटिंग यानी अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाना. आपने जो प्रोडक्ट बना लिया है उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक जब पहुंचाने की बात आती है तो वो सारा काम होता है मार्केटिंग सोसाइटी के अंदर. देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं. The cooperative marketing society consists of producers. जो अभी प्रोड्यूसर सोसाइटी पढ़ी थी ना, उसके सेकेंड पार्ट को अगर हम डिटेल में पढ़े तो वो सेकेंड पार्ट वाला सारा काम कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी में होता है. देखिए क्या लिखा हुआ है. The cooperative marketing society consists of small producers who find it difficult to sell their products at profit. उनको लग रहा है हम अपने प्रोडक्ट को प्रॉफिट पे सेल नहीं कर पा रहे हैं, हमें प्रॉब्लम आ रही है अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने में. ऐसे में the output of all the producers are bought together and sold at a best price. वो लोग क्या करते हैं, अपने आसपास के सभी प्रोड्यूसर्स जिन जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है उन सबका आउटपुट एक साथ कंबाइन करते हैं और फिर उसको सेल करते हैं मार्केट में. इससे क्या होता है, जब वो मार्केट में एक साथ सेल करते हैं तो उनको बेटर प्राइस मिलती है. फिर ट्रांसपोर्टेशन भी एक साथ हो जाएगा. एक ही साथ आप सब अपना प्रोडक्ट मूव करवाएंगे तो रेट भी कम लगेगी, है ना. इसके साथ अगर आप एक साथ अपनी पैकिंग करवा लेते हैं, एक साथ वेयर हाउस में उसको स्टोर,
सब जने अलग से वेयर हाउस, अपने अपने गोडाउन्स नहीं बना सकते, तो सबने मिलके क्या किया, एक कॉमन वेयर हाउस बना लिया और उसी में आप अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर करने लगी। सबने एक साथ पैकेजिंग करवा ली तो आपको डिस्काउंट्स मिल गए। तो ये बेनिफिट्स लेने के लिए हम क्या करते हैं, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी का पार्ट बनते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, such society helps to improve the bargaining power and competitive position of its members। जब हमारे पास बल्क में गुड्स अवेलेबल होते हैं तो बार्गेनिंग पावर बढ़ती है, हम अपने प्रोडक्ट को अच्छी रेट पे सेल आउट कर पाते हैं। आगे, इट परफॉर्म्स वेरियस मार्केटिंग फंक्शंस सच एज, ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाता है एक ही साथ, वेयर हाउसिंग, गुड्स का स्टोरेज भी हो जाता है, पैकेजिंग भी हो जाती है और ग्रेडिंग भी हो जाती है। द प्रॉफिट्स ऑफ सेल प्रोसीड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स इन द कॉमन सेल्स पूल। जितना भी आपने सेल किया उसका सारा प्रॉफिट एक साथ इकट्ठा किया जाएगा, एक कॉमन साथ, ठीक है। और उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, स्टेडी एंड फेवरेबल मार्केट मिले सभी आउटपुट के लिए, जो भी मेंबर्स है उनको उनका आउटपुट जो है वो एक अच्छे मार्केट में वो सेल कर पाए, बेस्ट प्राइस उनको मिल सके उनके आउटपुट की, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग की सर्विसेज उनके लिए इजी हो जाए, अफोर्डेबल हो जाए और हॉनेस्ट ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस हो उनके साथ। कहीं भी अकाउंट्स में काफी बार क्या होता है, अनएडुकेटेड प्रोड्यूसर होता है तो उसके साथ चीटिंग हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। प्लस मिडिल मैन को अवॉइड करके डायरेक्ट कस्टमर से डीलिंग की जाए। आप देखिए अगर मिडिल मैन आएगा ना तो ये श्योर है कि अगर कोई कमोडिटी की प्रोडक्शन कॉस्ट 10 रुपीज है, वो कस्टमर तक पहुंचेगा 16-17 रुपए में। और अगर मिडिल मैन नहीं है तो 10 रुपीज की कॉस्टिंग वाला डायरेक्ट पहुंच जाएगा 13 में या 12 में। आप खुद ही सोच लीजिए, आपने अगर कोई प्रोडक्ट बनाया, आप सपोज आप केक मैन्युफैक्चर करते हैं, अब डायरेक्टली कस्टमर आपके घर पे आके केक परचेज करते हैं, आपकी एक केक की कॉस्टिंग 150 है, तो आप उस केक को कितने में सेल कर देंगे, 170 में, या फिर ज्यादा से ज्यादा 200। चलो हम 200 मान देते हैं कि हमने 50 रुपीज का प्रॉफिट भी रख लिया। लेकिन अगर आप केक मैन्युफैक्चर करके किसी बेकरी वाले को देते हैं तो क्या होगा, आपने केक दिया उसको 200 में, वो अपना प्रॉफिट ऐड करके 220 करेगा, फिर उसको कस्टमर को सेल आउट करेगा, अपना प्रॉफिट तो ऐड करेगा ही। तो जब मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर की चेन बन जाती है तो इस चेन की वजह से प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है। तो ऐसे में हम मिडल मैन को अवॉइड कर सकते हैं, कस्टमर भी अवॉइड कर सकते हैं और प्रोड्यूसर्स भी अवॉइड कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बस हमारी जो रिमेनिंग 3 सोसाइटीज है, कोऑपरेटिव क्रेडिट, फार्मिंग एंड हाउसिंग, इसको हम कल पढ़ेंगे। आप रीडिंग करके आइएगा। आज के लिए आपको जो एक्टिविटी फॉरवर्ड की जाएगी, जो प्रैक्टिस एक्टिविटी आपके पास आएगी, उसको जरूर से करके देखिए। इस चैप्टर का आपका ये 50% पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा जैसे ही हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कर लेंगे। एक बार के लिए हम सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटीज तक पढ़ के रखेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ने के बाद आपके इस चैप्टर में सिर्फ एक ही फॉर्म ऑफ बिजनेस बचेगा, दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। अपने आप में एक अच्छा चैप्टर है, अच्छा पोर्शन है। आज से 2-3 साल पहले तक एनसीईआरटी में सेपरेट चैप्टर हुआ करता था, चैप्टर नंबर 7 जॉइंट स्टॉक कंपनी। अभी हम जो रिफ्रेशर में पढ़ रहे हैं वो कंबाइंड चैप्टर है, ठीक है। हमें इसको एक ही बार पढ़ना है, जॉइंट स्टॉक कंपनी को, इसी चैप्टर के अंदर। ये पार्ट 1 का पीडीएफ आप सभी के पास है, तो पार्ट 1 के पीडीएफ को आप जरूर रीड कीजिएगा। बुक रीडिंग कंपल्सरी है। काफी बच्चों को कंफ्यूजन है कि हम यहाँ पे कौन सी बुक चला रहे हैं, तो हम चला रहे हैं पूनम गांधी, वीके पब्लिकेशंस की बुक है, पूनम गांधी ऑथर का नाम है। हम इस बुक से पढ़ाई कर रहे हैं। बुक के पीछे से क्वेश्चंस पिकअप कीजिएगा और आज क्वेश्चंस को जरूर पढ़ के देखिएगा। फिर पार्ट 2 यहाँ तक की लर्निंग करके रखिएगा। हम एक बार यहाँ तक करके फिर देखेंगे, कुछ प्रैक्टिस टेस्ट आपके लिए ऑर्गेनाइज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कल हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज को वाइंड अप करेंगे। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे एवरीवन, सी यू टुमारो।